हम लोग अब नया टॉपिक देखने जा रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के क्लास में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों की कितनी थी? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सीपी से डिनोट करेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग कितने पढ़े अभी तक? 4। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े, इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के का बात सब सही होगा तब जबकि कोई एबनॉर्मलिटी सॉल्यूशन में न आए तब। लेकिन अगर सॉल्यूशन आपका एबनॉर्मल हो गया किसी कारण से, अगर सॉल्यूशन आपका एबनॉर्मल हो गया, एबनॉर्मल का मतलब अगर पार्टिकल्स का नंबर जितना डालते हैं उतना नहीं रहा, या तो अंदर जाके डिसोसिएट या एसोसिएट कर गया। जैसे NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। अब NaCl अगर आप डाल देते हो NaCl, तो ये नमक अगर पानी में डालोगे तो ये टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस में, ये टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस में। ठीक है, यानी 2 पार्टिकल में टूट जाएगा। यानी कि आप डालोगे 1 पार्टिकल और अंदर जाके हो जाएगा कितना पार्टिकल? 2 पार्टिकल। डालोगे 1 पार्टिकल और अंदर जाके सॉल्यूशन में हो जाएगा 2 पार्टिकल। तो ऐसी केस में पार्टिकल का नंबर चेंज हो जाएगा, और पार्टिकल का नंबर चेंज हो जाएगा तो बिहेवियर एबनॉर्मल शो करेगा। आप जितना जैसा सोचोगे कि उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा, जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आना चाहिए उतना नहीं आएगा। तो कहोगे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो होना तो यही चाहिए, लेकिन वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का नंबर चेंज कर गया। और तुम जानते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी को कहते हैं जो पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती हैं। और कई बार क्वेश्चन में आप देखे थे मैं प्रॉब्लम्स में कि पार्टिकल जितनी बनती थी उतने से मैं मल्टीप्लाई कर देता था। जो पार्टिकल का नंबर टूट के बनता था उतने से आपको मल्टीप्लाई, यानी उसमें एबनॉर्मलिटी आ गई, उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई। उसी एबनॉर्मलिटी को हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल हो जाएगी तो हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास भी एबनॉर्मल हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास भी कैसा हो जाएगा? एबनॉर्मल हो जाएगा। तो फिर मॉलिक्यूलर मास में भी हम लोगों को सुधार करना होगा, देखना होगा, चेंज करना होगा। तो मॉलिक्यूलर मास में भी हम सुधार करेंगे, उसको भी चेंज करेंगे, और मॉलिक्यूलर मास को भी देखेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास को भी चेंज करेंगे। तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे डिप्रेशन, ये आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सभी के सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मॉलिक्यूलर वेट आपको मैं फार्मूला के माध्यम से ही दिखा देता हूँ, आप याद कर लो। आप मान लो डेल्टा TF क्या है? आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अभी अभी पढ़े थे KF मोलालिटी W1/M1। ये M1 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, बाद बाकी W2/1000। आप देख लो M1 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और ये डेल्टा TF क्या है? ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बताओ, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई ना, और ये मॉलिक्यूलर वेट हुआ ना, दोनों में कैसा रिलेशन है? देखो तो कैसा रिलेशन है? इन्वर्स का रिलेशन है ना। तो ये इन्वर्स का रिलेशन है, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और मॉलिक्यूलर वेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स।
अब अगर किसी सॉल्यूशन में एज बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स का नंबर क्या हो जाए, चेंज कर जाए, आइदर बढ़ जाए और घट जाए, आइदर डिसोसिएशन हो जाए और एसोसिएशन हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए या एसोसिएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से पार्टिकल्स का नंबर अगर चेंज कर जाता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगी, वैल्यू चेंज कर जाएगा, मोलेकुलर वेट चेंज कर जाएगा, ये सारी चीज़ें चेंज कर जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। देखिए अब ये देखिए, हाँ तो देखिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कि सॉल्यूशन जो है एबनॉर्मल होता है, तो सॉल्यूशन में आप जब सॉल्यूट डालते हो तो कैसे एबनॉर्मल होता है, तो जब आप सॉल्यूट डालते हो तो अंदर जाता है पानी के अंदर, तो दो तरह से बिहेव कर सकता है। ठीक है, या तो वो टूट जाए तब एबनॉर्मल कहलाएगा, या वो जुट जाए, एसोसिएट हो जाए तब एबनॉर्मल कहलाएगा। टूट जाएगा तो पार्टिकल का नंबर बढ़ जाएगा, वो केस कहलाएगा डिसोसिएशन का। और एक बात आप जान लो, जैसे NaCl एक पार्टिकल है, अगर ये वाटर में गई तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट गई, तो ये दोनों आयन दो पार्टिकल के रूप में कंसीडर किए जाएंगे। ये मानिएगा, आयनों को आप किस रूप में कंसीडर करोगे, पार्टिकल के रूप में, पार्टिकल के रूप में कंसीडर करोगे। तो अगर ये दो आयन हो गए तो ये दो पार्टिकल्स हो गई, और इन दोनों पार्टिकलों का काउंटिंग होगा। तो आप डालते हैं वन पार्टिकल और अंदर जाके डिसोसिएट करके पार्टिकल्स का नंबर बढ़ गया, और यानी आयन का नंबर बढ़ गया। तो आयन का नंबर बढ़ना, पार्टिकल्स का नंबर बढ़ना है, तो जो है आप क्या करोगे, वैसी स्थिति में आप कहोगे कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ गई। तब तो जब आप बता रहे हो कि जो है इसमें पार्टिकल का नंबर बढ़ गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सर मॉलिक्यूलर वेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मॉलिक्यूलर मास घट जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, यानी जो टूटने वाले हैं, डिसोसिएट करने वाले हैं, अगर आप उनको डालोगे तो टूट जाएंगे, टूट के पार्टिकल का नंबर बढ़ जाएगा, इससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास घट जाएगा। वैसे भी टूटने से मास तो घटेगा ही ना, ये पूरा एक साथ था, पूरा एक साथ था तो मास तो ज़्यादा होगा। अब दो भाग में टूट गया तो मास तो घटेगा ही ना, तो वैसे ही मॉलिक्यूलर मास तो घटेगा ही। ये तो क्लियर हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास घट जाता है टूटने के बाद। और ये एक केस हुआ। अब दूसरा केस है आपका एसोसिएशन का। तो अगर आपके का एसोसिएशन हो जाता है, एसोसिएशन ऐसा होता है बाबू, देखो 2CH3COOH, ठीक, एसोसिएशन होगा तो CH3COOH होल ट्वाइस, दो पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल हो गई, दो पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल हो गई। अंदर गया होगा तो कोई फोर्स लगा होगा और एक दूसरे से क्या कर गया होगा, चिपक गया होगा, सट गया होगा फोर्स से। तो मान लीजिए ये अलग है, ये अलग है, अंदर तो ये दो है, अंदर गया तो दोनों में कोई फोर्स लगा और एक दूसरे से सट गया, तो क्या हो गया, एक हो गया ना। तो दो मिलकर एक हो गया, ठीक, हम तुम मिले तो एक हो गए। तो दो चीज़ें मिलके एक हो जाएंगी तो पार्टिकल का नंबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एसोसिएशन का जब केस आएगा, एसोसिएट होगा सॉल्यूशन फेज में, तो पार्टिकल का नंबर घट जाएगा, और पार्टिकल का नंबर घट जाने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगी।
और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाने से मोलेकुलर मास बढ़ जाएगा। अच्छा, सटने से मोलेकुलर मास बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। इसका मोलेकुलर मास 60 होता है, इसका मोलेकुलर मास 60 होता है, और ये सट जाने पर इसको सॉल्यूशन में डाल के मोलेकुलर मास निकालिएगा ना तो आपको 120 आएगा। सच जानिए, अगर इसको पानी में डाल के और मोलेकुलर मास का पता करोगे तो इसका मोलेकुलर मास 120 आएगा, होता है 60, तो फंस गए ना, एबनॉर्मलिटी आ गई ना। होता है कुछ, आ रहा है कुछ, होता है कुछ, आ रहा है कुछ, तो एबनॉर्मलिटी आ गई, मोलेकुलर मास 120 आ रहा है। हाँ, तो हो गया ना गड़बड़। लो कर लो बात, लो कर लो बात। तो इस तरह से एबनॉर्मलिटी आ जाती है, और एबनॉर्मलिटी को दूर करने के लिए हम लोग जो है ये काम करते हैं। एबनॉर्मलिटी को दूर करने के लिए इस तरह का काम किया जाता है, इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के चीज़ होती हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाएंगी एसोसिएशन में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, और इस तरह मोलेकुलर मास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घट जाएगी और मोलेकुलर मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये बातें आती हैं, होती हैं। ठीक। देखिए, अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल मतलब कि जो आप डाल रहे हैं वही नॉर्मल है। जैसे आप 100 पार्टिकल डाल रहे हैं, दैट इज़ नॉर्मल। तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन, जितना आप ले रहे हो। अगर NaCl का 100 पार्टिकल्स आप ले रहे हो तो बस वो नॉर्मल है। 100 के हिसाब से जो प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो विचार होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इन सारी चीज़ों का जो वैल्यू आएगा, इन सारी चीज़ों का जो वैल्यू आएगा किस स्थिति में, जितना पार्टिकल आप दिए हैं, डाले हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन जितना लिए हैं, उस स्थिति में जो इनका वैल्यू आएगा वो वैल्यू जो है नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। अब देखिए, एबनॉर्मल वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यानी सॉल्यूशन में डाल दिए, उसको एक्सपेरिमेंट करके जब ऑब्जर्व किया जा रहा है, पता किया जा रहा है कि आखिर वैल्यू आ कितना रहा है। जैसे इनका मोलेकुलर वेट नॉर्मली निकालेंगे तो मान लीजिए जो आया 58.5 आया। जब हम और रियली जब एक्सपेरिमेंट करके ऑब्ज़र्व करते हैं कि वैल्यू एक्चुअली है कितना, तो पता चला कि भैया 30 वैल्यू है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। दैट गड़बड़ी इज एबनॉर्मल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर आयोनाइजेशन और एसोसिएशन। नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होंगी टूटने या जुटने के बाद, तो उस पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एबनॉर्मल वैल्यू। एबनॉर्मल वैल्यू माने कि जो रियली उसमें प्रेजेंट है, और नॉर्मल वैल्यू मतलब जो होना चाहिए, जो होना चाहिए दैट इज नॉर्मल वैल्यू, और जो है दैट इज एबनॉर्मल वैल्यू। जैसे होना चाहिए था 100 लेकिन अंदर में है 150, तो 150 हुआ एबनॉर्मल और 100 होना चाहिए नॉर्मल। अब देखिए, अब आपको जो है क्या है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको नॉर्मल आना चाहिए था 2 डिग्री और सचमुच में आ गया आपको 3 डिग्री, तो इसका मतलब एबनॉर्मल हुआ 3 डिग्री। और जो होना चाहिए था, जैसे कितना अमाउंट किस चीज़ का डाले, ठीक है, NaCl का इतना अमाउंट डाले, तो उस वैल्यू को पुट किया, फार्मूला डेल्टा TF = KF W1/m1
इंटू 1000/W2 सारे का वैल्यू रख के कैलकुलेट करके निकाला तो डेल्टा TF आ गया 2 डिग्री C। अब सचमुच में चेक किया, जांच किया, एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली जांचे परखे, तो हमें पता क्या चला जानते हो कि सचमुच में तो वो डेल्टा TB का वैल्यू आ रहा है 3 डिग्री C। तो कहीं ना कहीं तो है गड़बड़ी। कैलकुलेट करके थ्योरी से निकाले तो आ रहा है 2 डिग्री C, और एक्सपेरिमेंट से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं रियल डाटा तो आ रहा है कितना 3 डिग्री C। तो कहीं ना कहीं तो है गड़बड़। दैट गड़बड़ी इज एबनॉर्मल और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सॉल्यूट के पार्टिकल के, जब वो या तो टूट चुकी होगी या जुटना होगा तो जुट चुकी होगी तब। अब ये सारी परेशानियां आने लगी सॉल्यूशन में कई बार होना। अब हम लोग प्रॉब्लम बनाते, न्यूमेरिकल बनाते, रिजल्ट निकालते, रिजल्ट आया कुछ, एक्सपेरिमेंट से पता चला कि होता है कुछ, निकालेंगे कुछ, होगा कुछ, गलती हो गया, सारा खेल तहस नहस हो गया। निकालते हैं कुछ, होता है कुछ। तो इसलिए इन सारी चीज़ों के सुधार करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम पहले से भी ही तुम जानते हो, जिसका नाम है भांट हॉफ। तो भांट हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया आई, एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया आई, ये कहलाया भांट हॉफ फैक्टर, सारी एबनॉर्मलिटी को दूर करने के लिए, इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर ऑल द एबनॉर्मलिटीज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सारी जो एबनॉर्मलिटी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, उन सारी एबनॉर्मलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए भांट हॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है भांट हॉफ फैक्टर आई। अगर तुम समझ गए भाई कि क्या है ये आई, तो बस काम बन गया। ठीक, तो ये आई भांट हॉफ फैक्टर है, और ये भांट हॉफ फैक्टर आई का वैल्यू कैसे पता चलता है, तो ये आई का वैल्यू पता चलता है एबनॉर्मल और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जब डिवाइड करेंगे नॉर्मल और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो हमें भांट हॉफ फैक्टर आई मिलेगा। मान लीजिए हमने इसका अभी अभी आपको एक एग्जाम्पल लिए थे कि NaCl का डाले, उस हिसाब से हम निकाले तो हमको आया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना 2 डिग्री, और एक्सपेरिमेंट से पता किए, ऑब्जर्वेशन से पता किए तो पता चला कि 3 डिग्री है। तो भांट हॉफ फैक्टर कितना होगा, तो एबनॉर्मल यानी 3 डिग्री को ऊपर रख दीजिए और नॉर्मल को नीचे रख दीजिए, बस निकल गया 3/2, दैट विल बी 1.5 आ गया आई का वैल्यू, भांट हॉफ फैक्टर का वैल्यू। तो आई का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो भाई। ठीक है, तो ऊपर आप रखोगे एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और नीचे रखोगे नॉर्मल और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा भांट हॉफ फैक्टर। भांट हॉफ फैक्टर आई इज इक्वल टू होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आपको पता है इसके उल्टा होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इन्वर्सली होता है। तो यहाँ एबनॉर्मल ऊपर है, नॉर्मल नीचे है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल का ऊपर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल का नीचे, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, इन्वर्सली होने के चलते, उल्टा होने के चलते मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल का चला जाएगा कहाँ, ऊपर, और एबनॉर्मल का आ जाएगा कहाँ, नीचे। तो नॉर्मल का मॉलिक्यूलर मास ऊपर, तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इस तरह भांट हॉफ फैक्टर मॉलिक्यूलर मास के टर्म में अगर देना चाहें तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास विल बी ऑल्सो इक्वल टू भांट हॉफ फैक्टर आई। समझ गए भाई? हाँ,
तो ये आई जो है भांट ऑफ फैक्टर, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड ऊपर और कैलकुलेटेड या नॉर्मल नीचे। तो ऑब्जर्व्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाय नॉर्मल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बाय नॉर्मल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सब ऑब्जर्व्ड वाला ऊपर। ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, आप जानते हो ये सब की चारों चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है, 4। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं और सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड ऊपर, नॉर्मल नीचे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड ऊपर डिवाइडेड बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल इक्वल होगा एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड ऊपर बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल नीचे। ठीक है, ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऊपर बाय नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर नीचे। इसी को मोलेकुलर मास के टर्म में दीजिएगा, आई भांट ऑफ फैक्टर। तो जो है भांट ऑफ फैक्टर आई नॉर्मल मोलेकुलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलेकुलर मास। ठीक है, अब एम एन मतलब नॉर्मल मोलेकुलर मास बाय एम ओ मतलब ऑब्जर्व्ड मोलेकुलर मास। तो इस तरह भांट ऑफ फैक्टर आपको पता चल गया। ठीक है, तो भांट ऑफ फैक्टर जो है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन। जैसे सॉल्यूशन में कितनी पार्टिकल हैं, जैसे आप जो है टेकन किए लिए 100 पार्टिकल एज्यूम कीजिए और टू टोट के हो गया 150। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दी सॉल्यूशन 150 और डिवाइडेड बाई 100 ऐसे निकलेगा। तो 150 बाई 100 1.5 आ जाएगा आई भांट ऑफ फैक्टर। या भांट ऑफ फैक्टर आई को इस तरह से भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, दोनों में से कोई एक होगा, या तो डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो। तो सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्यूट के पार्टिकल का डिसोसिएशन के बाद या एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल जो सॉल्यूट की होंगी उसे रख देंगे ऊपर और नीचे रखेंगे ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे रखेंगे हम लोग ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के पार्टिकलों का ओरिजिनल नंबर हम लोग रखेंगे नीचे। जैसे अभी बताए थे एग्जाम्पल कि डिसोसिएशन के बाद 150 हो गया, ओरिजिनल नंबर 100 है तो 1.5 आ गया भांट ऑफ फैक्टर। इस तरह से इस क्वेश्चन में भी आप कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, यही काम करना है। ठीक, फिलहाल थोड़ा एक नोटेबल बात सुन लीजिए, ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। आता ये है कि अगर i का वैल्यू 1 है, इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है, तभी ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर वाला नीचे वाला बराबर होगा तो कैंसिल होकर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इसका मतलब ऊपर नीचे बराबर है, इसका मतलब टूटने के बाद या जुटने के बाद भी उतना ही पार्टिकल है जितना कि लिए थे। तो यानी जितना लिए उतने पार्टिकल रह गया, तो टूटा कि जुटा, न टूटा न जुटा। नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, जब ऊपर नीचे दोनों बराबर है इसका मतलब न टूटा न जुटा। लेकिन ऊपर वाला अगर बड़ा हो गया इसका मतलब पार्टिकल बढ़ गया, नीचे 100 है और ऊपर 120 हो गया इसका मतलब पार्टिकल बढ़ा। और बढ़ने का केस कब होता है, टूटने पर या जुटने पर। तो आई का वैल्यू अगर 1 से बड़ा आ जाए, आई का वैल्यू अगर 1 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए। तीसरा केस देखिए, आई का वैल्यू अगर 1 से बड़ा आ जाए इसका मतलब टूटने के बाद जो है पार्टिकल का नंबर बढ़ गया, ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट नीचे आप रख दीजिए। तो यानी डिसोसिएशन का केस है, आई का वैल्यू जब 1 से बड़ा हो गया तो कैसा केस है, डिसोसिएशन का केस है। और अगर ऊपर वाला कम आ गया तो ऊपर वाला कम कब आएगा, जब एसोसिएशन होगा, पार्टिकल घट जाएगा। तो कम आएगा ऊपर वाला तो आई का वैल्यू भी स्मॉलर हो जाएगा, न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, तो आई विल बी लेस देन 1। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, एसोसिएशन का केस हो जाएगा।
तो ये आपका एसोसिएशन का केस हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये आपके 3 केस हो गए, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन, हाँ, जेईई 2019 इसमें आया ये क्वेश्चन। इसको उसी तरह से आप अपने हिसाब से बना लीजिए, नहीं इसको खाली तोड़ने आना चाहिए, यही एक प्रॉब्लम है। K2HgI4 इसे अगर जो तोड़ लिया, आयोनाइज कर लिया, वो बना लिया, तो ये टूटता है 2K प्लस HgI4 -2, 2K प्लस HgI4 -2, ठीक है। अब ये पार्टिकल K प्लस क्या नंबर कितना है 2, और इस पार्टिकल का नंबर कितना है 1, इस पार्टिकल का नंबर है 1, इस पार्टिकल का नंबर है 2, और ये पार्टिकल तो 1 है। तो मान लीजिए कि इनिशियली आप जब डाले, इनिशियली आप इसका कितना पार्टिकल लिए थे, शुरू में आप इसका 100 पार्टिकल लिए, शुरू में आप कितना पार्टिकल लिए 100 पार्टिकल लिए। अब 100 पार्टिकल टूट के जो है 100 पार्टिकल जो है टूटेगी, ठीक। तो टूटेगी तो फाइनली देखिए टूटने के बाद क्या होगा, तो कितना परसेंट आयोनाइजेशन कहा जा रहा है जी, 40% आयोनाइजेशन। 100 इसीलिए लिए कि 40% करने में आसानी होगा। तो 100 में से 40 आपका टूट के निकल गया, तो 100 में से ये 40 टूट के निकल गया, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 2 है। तो जितना इसमें से टूट के निकला उसका डबल इसमें बनेगा, यानी 2 × 40। इसमें से जितना टूट के निकला जैसा कोफिशिएंट होगा उतना बनता है भैया। तो ये 40 टूट के निकला तो 2 × 40 बन गया, ये तो 1 ही निकला तो 1 × 40 बन गया। अब टूटने के बाद टोटल पार्टिकलों का नंबर कितना हो गया आप देख लीजिए, इसका बचा हुआ पार्टिकल 60, इसका 80, इसका 40, सब जोड़ दीजिए। शुरू में पार्टिकल कितना लिए थे 100, आई निकल जाएगा, I = टोटल पार्टिकल 60 टूटने के बाद, फाइनली टूटने के बाद टोटल पार्टिकल्स का नंबर 60 + 80 + 40 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया 1.8। बोलिए आ गया ना भांट ऑफ फैक्टर आई। तो आई का वैल्यू, भांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1.8 आ गया भाई। तो इस तरह अगर तोड़ने का भी कॉन्सेप्ट आपके पास है तो ये काम आपका हो जाएगा, आप कर सकते हो कि कौन सा चीज़ कैसे आयोनाइज होगा। ये एक पार्टिकल 3 पार्टिकलों में आयोनाइज कर रही है और 100% नहीं, 100% करती तब तो आ जाता आपका ज़्यादा, वो 2 + 1 3 आ जाता भांट ऑफ फैक्टर। लेकिन आपका यहाँ 100% आयोनाइजेशन नहीं है, आपका यहाँ 40% आयोनाइजेशन है, इसीलिए भांट ऑफ फैक्टर आपका आया 1.8। तो भांट ऑफ फैक्टर 1.8 आया, इसलिए आप इसमें टिक कर देते हैं, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। अभी हम लोग भांट ऑफ फैक्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा निकालने की है वो हम अगले लेक्चर में लेके आ रहे हैं। आप बने रहिएगा मेरे साथ ही नहीं, अपने कॉम सर के साथ। एकदम आपको तरोताज़ा करके एक नई टॉपिक भांट ऑफ फैक्टर की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। हाजिर रहिएगा।